देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, ठीक है। यस मैम। ठीक है। देखो आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, रिडेम्पशन का मतलब क्या है? रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर क्या है नहीं है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, डिवेंचर तो हम लोग का लोन होता है। कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है उसे डिवेंचर बोलते हैं। रीपेमेंट करने का मतलब है जब डिवेंचर का पैसा लौटाना है तो कैसे करेंगे। उस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन था वो देखा था कि कंपनी चाहे तो पार्ट पार्ट यानी इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकती है, या फिर जो है वो एक ही बार में, मतलब जैसे कि मान लो 5 इयर्स। ये क्वेश्चन था ना हम लोगों का। ये देखो दो क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा था कि कंपनी कैसे करके रिडीम कर सकती है। आई थिंक ऐसा कुछ था, ये देखो। ठीक है, तो ये वाला, तो इसमें हम लोगों ने ये जस्ट मेथड का नाम सुना था। और यहाँ पर जो कंसेप्ट सीखा था वो ये था कि जो लॉस हो रहा है उसको हमें कैसे राइट ऑफ करना है। तो हर साल करना है, एक बार में नहीं करना है। ये चीज हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीपेमेंट। अच्छा, अब कुछ थोड़ा नोट्स जो है लिख लेना है तो वो लिख लो। ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब लोन। इशूड बाय कंपनी, इशूड बाय कंपनी अंडर एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट। ठीक है, जो एक डेब्ट यानी लोन इंस्ट्रूमेंट है, एंड कंटेनिंग प्रोविजंस regards repayment of principal and interest। ये चीज तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था जब हम लोग डिवेंचर स्टार्ट किए थे, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो ये देखो पढ़ के देख सकते हो। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि, एक मिनट, प्रिंसिपल को थोड़ा ठीक कर लेते, वो लिखना ठीक नहीं होगा। देखो, डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है कंपनी अंडर एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट। ठीक है, मतलब जो कि डेब्ट को बताता है, लोन को। एंड कंटेनिंग प्रोविजन, और प्रोविजंस इसमें रहेगा किस बात का, कैसे रीपेमेंट होगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, प्रिंसिपल का पेमेंट करना है। इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, मैंने बताया था, ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। ठीक है, ये सब तरीके से जो है हो सकता है। ये सब तरीके से हो सकता है। और इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का पेमेंट क्या होगा, जैसे कितने दिन बाद प्रिंसिपल का पेमेंट होगा। जैसे लोन अगर 5 साल का है तो 5 साल बाद, ठीक है, 3 साल का है तो 3 साल बाद। ये सब चीज हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया। ठीक है, तो डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अंडर सेक्शन, एक सेकंड रुको, हम लोग बोर्ड ऑन करें, बोर्ड बंद हो गया है। पिक पाते हैं। पेन, ये चल रहा है कि नहीं, देख। एक मिनट रुको, हम बोर्ड थोड़ा ऑन कर रहे हैं, बोर्ड बंद हो गया है। 60। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो,
ये पॉइंट हम लोग का नोन पॉइंट है कि डिवेंचर एक लोन है। अब जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो हमारे रिडेम्पशन को ही रिलेट करता है। अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कंपनी में इशू डिवेंचर, कंपनी में इशू डिवेंचर विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट such debenture into shares either wholly or partly at the time of redemption. तो ये देखो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करेगी, तो डिवेंचर लोन है तो उसे तो रीपे करना पड़ेगा, लेकिन रीपे करने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या है? बोल रहा है कि कंपनी ये भी डिक्लेयर कर सकती है कि हम पेमेंट मतलब लोन का पैसा देने के बदले उसके बदले हम शेयर दे देंगे, ठीक है। तो वो कंपनी को पहले से ही बताना पड़ेगा, और कंपनी ऐसा कर सकती है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 में ये चीज लिखा हुआ है कि कंपनी चाहे तो वो डिवेंचर के बदले शेयर इशू कर सकती है। अब शेयर कितना? जैसे मान लो कंपनी ने 100 डिवेंचर इशू किया था, अब कंपनी पहले बोल दी कि 80% हम पेमेंट करेंगे और 20% का हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो जो भी करना है कंपनी को पहले से ही बता देना है कि कंपनी क्या करना चाहती है, ठीक है। कितना शेयर देगी, होली या पार्टली, या फिर 100% शेयर में कन्वर्ट करेगी, जो भी करना है वो इशू के टाइम पे बताना है। इस पे हम लोगों ने इशू में ही डिस्कस किया था। जो भी करना है कि कैसे इंटरेस्ट देना है, कैसे रीपे करना है, सब बताना पड़ेगा। लेकिन रीपेमेंट का ये भी एक मोड होता है। ऐसे डिवेंचर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। जब हम लोगों ने डिवेंचर का बेसिक पढ़ा था थ्योरी, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है। यही वही कन्वर्टेबल डिवेंचर है जो रीपेमेंट के वक्त पे पैसा देने के बदले उनको शेयर दे दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो सब लिखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो वहां पर लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड नंबर सॉरी नंबर नहीं, नो कंपनी कैन इशू डिवेंचर which carry any, चलो मैं पढ़ूंगा, any voting rights। देखो बोल रहा है कि कंपनी ऐसा कोई डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है जिसपे वोटिंग राइट्स है। वो तो देखो नॉर्मल बात है। वोटिंग राइट्स देने का मतलब है कि बिजनेस में कंट्रोल आ जाना। तो बिजनेस में कंट्रोल सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस दोनों चीज लेने के लिए रेडी होते हैं। ना तो प्रेफरेंस का होता है, ना तो डिवेंचर का होता है। तो डिवेंचर वाले का ऐसा अगर कोई कंपनी बोल देगी डिवेंचर दे रहे वोटिंग राइट के साथ, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कंपनी गलत बोल रही, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रहा है तो वो फिर गलत बात कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी कभी भी वोटिंग राइट्स वाला डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। लेकिन एक रूल्स है, वो हम बताते हैं। नेक्स्ट और एक रूल्स है, वो भी लिखना पड़ेगा। रूल्स 18 ब्रैकेट में 1 ऑफ कंपनीज, ब्रैकेट में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। रूल
2014। तो ये रूल्स हमें क्या बताता है? ये रूल्स शेयर और डिवेंचर दोनों पे लगता है। देखते हैं क्या रूल्स। बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, ठीक है, तो कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। जब भी शेयर इशू करती है उसके पहले ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब भी डिवेंचर इशू करेगी उसके पहले प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल्स रहता है कि कैसा डिवेंचर है, क्या है, ठीक है। ये इसीलिए बोल रहा है बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर एक कंपनी अपॉइंट, कंपनी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? अपॉइंटेड डिवेंचर ट्रस्टी, ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टी। कंपनी को रूल्स है कि डिवेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट से ट्रस्टी आता है, ठीक है, मतलब ट्रस्टी एक मीडिएटर का काम करेगा, ठीक है, किसके बीच में? कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में। ये कंपनी और इधर हो गए डिवेंचर होल्डर, इनके बीच में जो मीडिएटर है उनको बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्टी। ये इनके लिए बनाए जाते हैं ताकि इनके साथ किसी तरीके का नाइंसाफी ना हो, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा बताया था वहां पर। तो ये बेसिकली क्या ध्यान रखते हैं कि जो डिवेंचर होल्डर है उन्हें सही तरीके का इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं। कंपनी जैसे मान लो बोल दी कि मेरा लॉस हो गया, कंपनी बंद होने वाला है, क्या सच में ऐसा है या कंपनी झूठ बोल रही है? तो ये सारी चीजों को देखते हैं, मतलब डिवेंचर होल्डर के साथ किसी तरीके का जो है अन्याय ना हो, उस बात का ध्यान रखना डिवेंचर ट्रस्टी वालों का काम है। तो ट्रस्टी बिल्डअप करना ही पड़ेगा, बिना ट्रस्टी बिल्डअप किए डिवेंचर इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये रूल्स है, मतलब जो लॉ है। फिर कंपनी शुड execute डिवेंचर ट्रस्ट डीड ट्रस्ट डीड विद इन 60 days of 60 days of allotment of डिवेंचर, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर अलॉटमेंट हो गया, जैसे इशू अलॉटमेंट ये सब का एंट्री तो हम लोगों ने देखा था। डिवेंचर अलॉट हो गया, इसके बाद जो है 60 days के अंदर क्या करना पड़ेगा? ट्रस्टी डीड भी बनाने पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्टी डीड किसका बनेगा? ये जो ट्रस्टी बोर्ड बनेगा ये क्या काम करेगा उसको पूरा रिटर्न में लिखना है, ठीक है। तो अगर किसी एग्रीमेंट को हम लोग रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, ओरल कुछ एग्रीमेंट होता है तो उसे डीड नहीं बोलते। अगर कोई एग्रीमेंट को लिख लिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डीड। तो डीड बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डीड नहीं होगा तो लीगली कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसे हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओरली कोई चीज कोर्ट तक नहीं जा सकता है, ठीक है, कोर्ट उसे नहीं मानेगा, तो लिखा हुआ होना चाहिए। फिर कोई अगर किसी के साथ कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो बोल सकता है कि ऐसा लिखा हुआ था बट मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, चाहे इंटरेस्ट हो कुछ भी। मैक्सिमम लाइफ ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर शुड नॉट एक्सीड 10 years, ठीक है। डिवेंचर अगर हम लोगों का सिक्योर डिवेंचर है तो उसका लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनी के केस में एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन लिखो। तो एक्सेप्शन हो जाएगा पहला, कंपनी इन्वॉल्व्ड इन कंपनी इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेक्स्ट लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अच्छा, सी में लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, डेप्ट फंड जैसे कि एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और एक होता है कंपनी परमिटेड बाय
सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी का मतलब होता है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रहेगा, ये मुझे नहीं लग रहा है लिखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कंपनी जो है, इनका डिवेंचर इशू का पीरियड क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग ये ए वाला पॉइंट, मैक्सिमम 30 इयर्स, ठीक है। तो नॉर्मली जो सिक्योर्ड डिवेंचर है वो इशू जब कंपनी करेगी उसका लाइफ मैक्सिमम, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर 10 साल के लिए हो सकता है, मतलब सिक्योर्ड जो डिवेंचर है वो 10 साल से ज्यादा का नहीं होगा नॉर्मल कंपनियों के लिए। लेकिन ये जो 4 तरीके का कंपनी, इनके लिए 30 इयर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, अब कंपनी को अगर लोन चाहिए तो कंपनी लोन जो इशू कर रही है, क्यों? क्योंकि उससे उसे कुछ प्रिपेयर करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बनाएगी तो वो बना के उसे बेच के उससे पैसा रिकवर करने में तो टाइम लगेगा। तो फिर उस प्रोसेस में तो एक टाइम लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2 सेकंड में बन के रेडी नहीं होता है, तो इसीलिए इनको टाइम ज्यादा दिया गया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, इस वजह से डिवेंचर इशू किए हो, तो आपको 30 इयर्स टाइम मिलेगा, ठीक है, आपको डिवेंचर रीपे करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जो है फाइनेंस करती है, तो उनका भी पैसा रिकवर होने में टाइम लगता है, इसीलिए इनको भी टाइम दिया गया। ये जस्ट छोटा मोटा एमसीक्यू या फिर मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए हमारा काम आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये थर्ड हो गया, अब फोर्थ नंबर पॉइंट डालो, फोर्थ नंबर में लिखो लिमिट नो लिमिट फॉर अनसिक्योर्ड डिवेंचर। जैसे सिक्योर्ड का है ना कि 10 इयर्स, और वो सब एक्सेप्शनल कंपनी के केस में 30 इयर्स, बट अनसिक्योर्ड अगर डिवेंचर है तो उसके लिए नो लिमिट, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। फिफ्थ नंबर, सिक्योर्ड डिवेंचर कैसे सिक्योर किया जा सकता है? सिक्योर्ड डिवेंचर शुड बी सिक्योर्ड बाय, किस तरीके से सिक्योर्ड हो सकता है, ठीक है। तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके के प्रॉपर्टी से हम लोग कर सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम लोग जो है मॉर्टगेज यानी सिक्योर रख सकते हैं। और इमूवेबल का मतलब जैसे प्लांट हो गया, लगा हुआ प्लांट, ठीक है, या फिर लैंड, ये सब तो मूव नहीं करेगा ना, इमूवेबल, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर में लिखो चार्ज ऑन सच शुड बी, चार्ज मतलब वही सिक्योरिटी, मॉर्टगेज, ठीक है। ये चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लोटिंग होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। चार्ज ऑन सच शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ, क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी। चार्ज ऑन सच शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। अच्छा, सेवेंथ नंबर, such asset can be, such assets can be, .1। अच्छा, ये क्या बोला है? चार्ज ऑन सच शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। तो जो चार्ज मतलब जो भी चीज मॉर्टगेज रखा जाएगा वो डिवेंचर ट्रस्टी को पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या एसेट हो सकता है? द कंपनी इटसेल्फ, मतलब कंपनी के पास जो एसेट है वो कंपनी चार्ज यानी मॉर्टगेज रख सकता है, या फिर उस कंपनी, जो कंपनी लोन ले रहा है यानी डिवेंचर इशू कर रहा है, उसका होल्डिंग कंपनी का जो एसेट है वो भी चाहे तो क्या कर सकता है? चार्ज में रख सकता है, मतलब मॉर्टगेज। इट्स सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी अगर कोई है तो उसका भी चार्ज जो है रख सकता है, उसके एसेट को भी चार्ज के लिए रख सकता है। इट्स एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। मतलब जो भी चार्ज रखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो जो कंपनी डायरेक्ट डिवेंचर इशू करी वो अपना एसेट भी रख सकती है, अपने होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी का भी एसेट को चार्ज में रख सकती है, ठीक है। अब डिवेंचर कैसे रिडीम होता है वो लिखो, डिवेंचर मे बी रिडीम्ड बाय, डिवेंचर मे बी रिडीम्ड बाय
पहला, बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस, बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस। बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस का मतलब है कि कंपनी के पास मान लो पैसा है, कंपनी सोच रही है कि क्यों ना हम अपना डिवेंचर रिडीम कर दे, लेकिन टाइम नहीं आया था, तो कंपनी को स्पेसिफिकली नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, कि हम डिवेंचर को रिडीम करना चाह रहे, तो वैसे कर सकती है। सेकेंड लिखो, एनुअल ड्रॉइंग। एनुअल ड्राइंग, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना, एनुअल ड्राइंग की हर साल इतना 20,000 15,000, फिर उस आउटस्टैंडिंग रेशियो पे हम लोगों ने क्या किया था, लॉस को राइट ऑफ किया था, तो वहां पर एनुअल ड्राइंग ही तो था कि हर साल कंपनी इतना इतना देगी। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था ये एनुअल ड्राइंग वाला ही था। मतलब इसमें दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने सीखा, ये देखो कितना कितना 4 लाख 4 लाख 4 लाख करके हर साल राइट ऑफ हुआ था, तो 20 में से 16 बचा, फिर 12, फिर 8, फिर 4। तो ये क्या कौन सा प्रोसेस था, वो एनुअल ड्राइंग वाला प्रोसेस ही था, ठीक है। लेकिन वहां हम लोगों ने ये नहीं सीखा था कि कैसे करके डिवेंचर रिडीम, वहां हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर डिवेंचर को हम लोग इशू करते हुए कोई लॉस हो रहा है या प्रीमियम में उसे रिडीम कर रहे हैं, तो जो दो तरीके का लॉस है उसे कैसे राइट ऑफ करेंगे, तब वो एनुअल ड्राइंग करने पे जो आउटस्टैंडिंग रेशियो रहता है उसका यूज सीखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग दूसरा चीज सीखने वाले, फिर होगा आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, मतलब कंपनी ने ऐसे बोल दिया कि ये डिवेंचर आफ्टर 5 इयर्स रिडीम होगा, ठीक है, तो वो हो गया आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। और एक होता है एनी टाइम आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर, एनी टाइम आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है कि जैसे कंपनी ने बोल दिया कि 6 साल बाद कभी भी रिडीम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर। और ये जैसे बोल दिया 6 साल बाद ही रिडीम हो जाएगा, मतलब जैसे ही 6th ईयर खत्म हुआ रिडीम होगा। यहाँ पर मान लो 6th ईयर के बाद कभी भी हो सकता है, वो नहीं पता कब होगा। तो ये कुछ प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया कितने तरीके से रिडीम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कि हमें मैथमेटिकली करना, मतलब न्यूमेरिकल्स इसी में से आएगा। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो मेथड में है पहला, पेमेंट इन लमसम। पेमेंट इन लमसम मतलब 10 लाख का डिवेंचर इशू किया, और 10 लाख का डिवेंचर जो है वो आफ्टर 5 इयर्स पूरा पे कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं पेमेंट इन लमसम, ठीक है। उसके बाद पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया था ना, एक में था पेमेंट इन लमसम वाला था, पहला वाला, ठीक है, कि ये अमाउंट इतने दिन बाद हो जाएगा। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला क्या था, अभी जो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिखाया ना, वो इंस्टॉलमेंट वाला था कि 4 लाख 4 लाख 4 लाख करके। फिर देखो परचेज इन ओपन मार्केट, purchase in open market for immediate cancellation, for immediate कैंसिलेशन। ये कैसे होता है, कंपनी के पास जब पैसा आ जाएगा तभी ना वो रिडीम करेगी, तो कंपनी ओपन मार्केट में जो डिवेंचर इशू कर रखी है ना, वो खुद ही अपने डिवेंचर होल्डर को जाके बोलेगी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप ये डिवेंचर मुझे बेच दीजिए, फिर खरीद के उनसे कैंसिल कर देगी। इसको बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, ओपन मार्केट से जब होता है। और एक होगा बाय कन्वर्जन, जो कि शेयर में कन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा, सेक्शन जो 71 सबसेक्शन क्या था आज जो नोट्स में लिखा, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर, ठीक है, शेयर में कन्वर्ट करके कंपनी जो है डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है, ठीक है। अब कुछ रूल्स होता है कि डिवेंचर जब रिडीम होगा तो डीआरआर और डीआरआई प्रिपेयर करना पड़ता है, उसका रूल्स हम बताते हैं क्या होगा। तो लिखो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्लैश डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रूल 18 ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में शेयर एंड डिवेंचर, ब्रैकेट क्लोज, amended rule
amended rule 2014, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DRR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DRRI भी बोल सकते हो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या फिर DRI भी बोलते हैं, सिर्फ डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कॉलम कितना सारा बनेगा? टोटल 4 कॉलम बनेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। पहले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ लिखना है बैंक, और उसके नीचे लिखना है AIFI, रेगुलेटेड बाय RBI, रेगुलेटेड बाय RBI। सेकेंड वाले में लिखना है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर इधर लिखना है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और इसका 3 पार्ट करना है। NBFC, HFC और अदर। फिर यहाँ लाइन लगेगा। फोर्थ नंबर में लिखना है अनलिस्टेड कंपनी, फिर इसका 3 पार्ट्स करना है, NBFC, HFC और अदर। अब यहाँ देखना है कि किसको DRR बनाना है, किसको DRI बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इसी पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं DRR और यहाँ लगा लेते हैं DRI, ठीक है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व किसको क्रिएट करना है, किसको नहीं करना है? तो बैंक या फिर RBI अगर किसी चीज को रेगुलेट करता है, क्योंकि बैंकों का बैंक तो RBI है, ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी का अलग रूल्स होता है। बैंक का जो बैलेंस शीट, PL, उसका स्ट्रक्चर, उसमें लिखे गए डेटा, वो सब अलग होता है, ठीक है। तो बैंक को कभी कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट नहीं करता है, या फिर RBI अगर किसी को रेगुलेट कर रहा है तो उसको भी कंपनीज एक्ट रेगुलेट नहीं करता है। तो DRR जो है वो कंपनीज एक्ट का रूल्स है। तो फिर इन इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटेड बाय RBI है, तो उसके लिए DRR नहीं एप्लीकेबल होता है। अगर बैंक किसी वजह से डिवेंचर इशू कर भी देता है तो उसके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे लगा देते हैं। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर DRR क्रॉस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसका रूल्स क्या होता है? सेम एज NBFC। तो यहाँ पर लिखो सेम एज NBFC। तो NBFC पे जो रूल्स लागू होगा वही यहाँ पर लागू होगा। तो देखते हैं NBFC पे क्या रूल्स लागू है। तो लिस्टेड कंपनी के अंडर जो NBFC आता है उन्हें भी DRR नहीं बनाना है, HFC वालों को भी नहीं बनाना है, इनको भी नहीं बनाना है। अनलिस्टेड के केस में भी NBFC HFC को नहीं बनाना है, बस अदर है उनको बनाना है। मतलब अगर सेम एज NBFC है तो DRR हम लोग का नहीं बनेगा, क्योंकि NBFC लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों केस में अगर DRR नहीं बनेगा तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का भी DRR नहीं बनेगा। मतलब समरी यही बन गया, DRR कौन बनाएगा? अनलिस्टेड अदर कंपनी, और किसी को DRR नहीं बनाना होता है। DRI भी वही बैंक वाला के सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी लिखना है सेम एज NBFC, ये वाला वैसे ही रहेगा, सेम एज NBFC। तो देखते हैं NBFC पे क्या रूल्स लागू होता है, वो यहाँ पर लागू होगा। तो देखो, NBFC को रेडी करना पड़ेगा DRI 15%, 15%, 15%,
इन दोनों का नहीं हो जाएगा, इनका 15%। तो एनबीएफसी के केस में जो रूल्स है वो यहाँ पर लागू होगा। तो एनबीएफसी लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, ठीक है। तो अगर लिस्टेड है तो 15%, देखो लिस्टेड है, और अगर अनलिस्टेड है तो नहीं बनेगा, ठीक है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो ओवरऑल जो मतलब समरी है वो हम लोग लिख लेते हैं। समरी क्या बनेगा? डीआरआर कौन बनाएगा? डीआरआर बनाएगा अदर अनलिस्टेड कंपनी। बस नीचे एक समरी बना लो। डीआरआर कौन बनाएगा? अनलिस्टेड अनलिस्टेड अदर कंपनी। कितना? 10%। और डीआरआई किसे बनाना पड़ेगा? तो वो जो बना हुआ है उससे देख के खुद से सोचो किसको डीआरआई बनाना पड़ेगा। तो डीआरआई बनाना पड़ेगा, ये देखो एक हो जाएगा एनबीएफसी के हिसाब से। अगर देखे, देखो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के अंदर जो भी आता है सभी को डीआरआई बनाना पड़ेगा, और अनलिस्टेड में अदर, ठीक है। और लिस्टेड में ही एनबीएफसी आता है, एनबीएफसी का जो रूल्स है वही अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे लागू होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड अदर कंपनी, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए रेट से ही सम्स बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बनाना है कि नहीं है, क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। अब डीआरआर पे लिखो, डीआरआर हु हैज टू क्रिएट, कौन डीआरआर बनाता है। फिर नेक्स्ट लिखना है हाउ मच, कितना डीआरआर बनाना चाहिए। फिर क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट, किससे क्रिएट होगा। व्हेन शुड डीआरआर बी क्रिएटेड। तो ये सब का आंसर लिखेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हु हैज टू क्रिएट, डीआरआर कौन क्रिएट करेगा, ऊपर लिखा हुआ है, देखो अभी हम लोगों ने समरी बनाया। अनलिस्टेड अदर कंपनी, ये बनाएंगे डीआरआर, ठीक है। कितना बनेगा वो भी लिखा हुआ है, 10%। 10% बनेगा, लेकिन 10% किसका बनेगा? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। जितना डिवेंचर यानी लोन हम लोग का आउटस्टैंडिंग दिखता है उतने का हमें बनाना चाहिए डीआरआर, ठीक है। क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट, तो किससे क्रिएट होगा ये डीआरआर? फ्री रिजर्व से क्रिएट होगा। फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जिसको हम लोग किसी भी पर्पस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फ्री रिजर्व का डेफिनेशन होता है वो रिजर्व जो हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के काम में ले सकते हैं, जैसे कि पीएल, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है, ये सब। और व्हेन शुड डीआरआर बी क्रिएटेड, कब क्रिएट करना चाहिए? एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन करने के पहले कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमें फॉलो करना है जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ये फॉलो करके करेंगे तो समझ में आएगा। फिर सेम तरीके से डीआरआई का कंसेप्ट लिखेंगे। डीआरआई में लिखेंगे डीआरआई, ठीक है। इसमें हमें लिखना है who has to create, who has to create। तो डीआरआई कौन क्रिएट करेगा? देखो वो भी लिखा हुआ है, डीआरआई कौन क्रिएट करेगा। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड अदर, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड अदर, अनलिस्टेड अदर ये कंपनी जो है वो डीआरआई क्रिएट करेगी। हाउ मच, कितना डीआरआर डीआरआई क्रिएट करना है वो भी हम लोगों ने देखा। डीआरआई क्रिएट करना है 15%, वो तो पता है, लेकिन 15% किस चीज का? 15% ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना क्रिएट करना पड़ेगा, बोल रहा है कि उतना क्रिएट करो। 15% क्रिएट करना है, कौन से वैल्यू का? डिवेंचर जो मैच्योर होने वाला है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। जैसे कि एक एग्जांपल से बता देते हैं, जैसे देखो यहाँ एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं।
इस बात पे एग्जाम्पल ये है कि मान लो टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है हम लोग का 10 लाख, ठीक है। हम लोग को रिडीम करना है मान लो 4 लाख, ठीक है। तो डीआरआई कितना बनेगा, तो बोल रहा है जितना हम लोग रिडीम करना चाहते हैं, मैच्योर मतलब जो रिडीम होगा, तो रिडीम कितना करना चाहते हैं 4 लाख। तो 4 लाख का 15% करने से जितना आएगा उतना हम लोग डीआरआई बनाएंगे, मतलब 60,000 आ रहा है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। 15, हाँ 60,000, ठीक है। इसके बाद लिखो ये ऐसे ही एरो में और 2 पॉइंट आएगा, हाउ मच के नीचे आएगा, मेरा जगह नहीं है तो हम पेज पलट रहे हैं। आउट ऑफ व्हाट, किससे ये बनेगा, डीआरआई कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट लिखो आउट ऑफ व्हाट, कैसे डीआरआई बनेगा। तो डीआरआई बनाने के लिए हमें चाहिए बैंक बैलेंस, ठीक है। बैंक बैलेंस से हम लोग डीआरआई बनाएंगे। और उसके बाद व्हेन शुड अमाउंट be invested, when should amount be invested, कब अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 30th of April of the financial year at the end of which debenture are to be redeemed, are to be redeemed, मतलब ऐसा हो जाएगा। देखो ये मान लो कोई फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ, खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, ठीक है। तो कब इन्वेस्ट करना है डीआरआई, डीआरआई क्या होता है, देखो हम लोग जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्यों, क्योंकि हम लोग फंड बना रहे हैं कि फ्यूचर में रिडेम्पशन जब करेंगे डिवेंचर का तो हमें पैसे का जरूरत होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी से पैसा जमा करें, अब पैसा जमा करके घर पे रखोगे या कंपनी अपने पास रखेगा वो बढ़ेगा नहीं। तो कंपनी को मान लो 10 साल बाद पैसा चाहिए, तो कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। इन्वेस्ट करने का मतलब कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेगी, वही चीज बोल रहा है। अब इन्वेस्टमेंट जब परचेज करेंगे, अब देखो बोल रहा है व्हेन शुड अमाउंट इन्वेस्टेड, कब हमें इन्वेस्टमेंट परचेज करना है, बोल रहा है ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। तो मैंने यहाँ 30th अप्रैल लगा लिया, 1 अप्रैल के बाद 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड। तो अगर हम लोग डिवेंचर यहाँ रिडीम करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर 30th अप्रैल, ठीक है, ऑन 30th अप्रैल या बिफोर 30th अप्रैल, ठीक है, इसके पहले या तो आगे या 30th अप्रैल के अंदर हमें कर देना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग रिडीम करना चाहते किसी फाइनेंशियल ईयर में तो उस फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल या उसके पहले हमें अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब एंट्रीज पढ़ लेते हैं, जर्नल एंट्रीज, क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमें रिडेम्पशन में सीखना है। तो देखो हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर डिवेंचर इशू किए हैं और डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा रिजर्व, ठीक है। रिजर्व लाइबिलिटी होता है, रिजर्व क्रिएट कहां से करेंगे, देखो मैंने लिखवाया है फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, पीएल आता है, तो हम लोग पीएल का यूज कर सकते हैं। और क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, उसका यूज करेंगे, ठीक है। डिवेंचर इक्वलाइजेशन रिजर्व मैंने वहां लैंग्वेज में लिखवा दिया है, ये यूज करेंगे। और एक हो जाएगा हम लोग का फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व बोल के अगर क्वेश्चन में कुछ है तो फिर वो तो फ्री रिजर्व खुद को बता ही रहा है, तो वो तो रिजर्व से पैसा निकालेंगे और कहाँ डाल देंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, जिसको डीआरआर बोलते हैं, या फिर डिवेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोल सकते हो, या फिर सिंकिंग फंड भी बोला जाता है, ठीक है। डीआरआर का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरएफ का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, ठीक है। और एसएफ का मतलब हो गया सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, ठीक है। और डीआरआर पहले लिखवाया, तो सबसे पहले फंड बना लिया। फंड बनाने के बाद क्या करेंगे, फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट परचेज करना। इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। तो ये हम लोग परचेज करने वाले हैं।
ठीक है, फंड का पैसे से ये इन्वेस्टमेंट परचेस कर लेंगे। अब परचेस करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट क्यों हम लोगों ने परचेस किया, ताकि हमें पैसा जो है बढ़ा हुआ मिले, ठीक है। तो बढ़ेगा कैसे, इंटरेस्ट के थ्रू से। अगर मैंने किसी का इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, मान लो मैंने एफडी किया है, कुछ किया है, तो मुझे तो रिटर्न के साथ मिलेगा। तो मान लो मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिलने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को, इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे जैसे ही रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें अगर डिवेंचर रिडीम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को ड्यू करेंगे। देखो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले कंपनी डीआरआर बनाएगी, फिर डीआरआई परचेस करेगी, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देगी। अब ये चलता जाएगा, अगर 5 साल तक ये चल रहा है तो फिर 5 साल ऐसे ही चलता जाएगा। अब कंपनी जो है डीआरआर एक बार बना ली, इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया, मान लो लगातार इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। अब जब कंपनी सोच रही है कि मुझे अब रिडीम करना है, तो रिडीम के लिए कंपनी अपने डिवेंचर को ड्यू करेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर लोन है, कैंसिल होगा, तो परसेंटेज जो भी रहेगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर को हम लोगों ने ड्यू कर लिया कि हमें डिवेंचर होल्डर को ये कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियम तो हमारे लिए लॉस है, अगर हम लोग प्रीमियम में डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो अगर प्रीमियम में डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं तो उस लॉस को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो कहां से करना है, पीएल से करना है, पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन पे अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करेंगे। उसके बाद जब डिवेंचर हम लोग, अब जब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे करने जाएंगे, तो अब हमें पैसे का जरूरत होगा। पैसा कहाँ पड़ा है, इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा, तब मेरे पास पैसा आएगा। फिर उस पैसे से हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट सेल करने से एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बेचने से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, और अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, ठीक है। अच्छा, फिर 8th नंबर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पैसा वैसा सब मिल गया, अब डिवेंचर होल्डर को जितना ड्यू किए थे उतने से पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और एक एंट्री लास्ट में होगा, बाई चांस अगर हमारे डीआरआर में कुछ बचा हुआ है तो हमें उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल, जैसे ही हम लोग का डिवेंचर रिडीम हो गया और अगर बाई चांस डीआरआर में कुछ पड़ा हुआ है तो उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में, ठीक है। ये सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि राइट अप लेजर अकाउंट्स बोला है, ठीक है। लेकिन हम जर्नल के साथ एक बार दिखा देंगे, फिर ही हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC as on 31st December 2021, 6% mortgage, 10,000 डिवेंचर of 100 each। अच्छा, तो देखो यहाँ पर देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि कंपनी, एक कंपनी है जिसका कुछ बैलेंस दिख रहा है, कैसा कंपनी है, बोल रहा है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, और बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी, अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी। तो क्या इनका डीआरआर और डीआरआई बनेगा कि नहीं बनेगा, तो थोड़ा याद रखोगे तो देखोगे तो वहां मिल जाएगा। देखो जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा था ना, देखो क्या जिस्ट क्या था, एक लाइन का जो जिस्ट था उस पे ध्यान दो और मुझे बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। जो जिस्ट लिखा था ना उसको देखो, देख के बताओ जिस्ट क्या था, डीआरआर किसका बनता है, अनलिस्टेड अदर कंपनी का, तो ये कैसा कंपनी है, ऊपर ही तो पता, तो बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 10%, ठीक है।
अच्छा, अब बोल रहा है इनका जो लोन है वो कितने का है, 6% मॉर्टगेज, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो 6% मॉर्टगेज का मतलब 6% इंटरेस्ट है डिवेंचर का। मॉर्टगेज मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर है। कितना सारा डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर इशू किया, एक एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज का है, तो कितना लोन हुआ, मतलब डिवेंचर कितना हुआ वही तो लोन। 1 लाख, 10,000 इंटू 100 को तो 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो फिर 10 लाख का इनका लोन है। ठीक है, ये कब दिख रहा है, 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2021 का कंपनी का डिटेल्स देखो, कैसा लोन है, 6% इंटरेस्ट है, ठीक है, उस लोन पे, और मॉर्टगेज भी है, मतलब सिक्योर्ड है, क्या है, डिवेंचर है, ठीक है, कितना सारा डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है, कितना करके है, @ 100 ईच करके है, इतना तक हमें पता चल गया है। ठीक है, ये ऐसा जो कंपनी है इसका इतना इतना लोन है, 10 लाख का इसका मतलब लोन है, इंटरेस्ट रेट है 6%। अब आगे देखो क्या बोला है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्यों बनाया गया है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया गया है जो है कि रिडेम्पशन कर पाए डिवेंचर, इस वजह से कितना, 50,000, ठीक है, डीआरआर कितने का बनाया गया है, 50,000। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे डीआरआर हो जाएगा, बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है 50,000, लेकिन क्या ये सफिशियंट है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, डीआरआर कितना बनाना पड़ता है, 10%, लेकिन किस वैल्यू का 10%, देखो लिखवाया है, वहां से देख के मुझे बताओ कि कितने का 10% बनाना पड़ता है, अभी लिखवाया था ना, वहां से देख, 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितना है, 10 लाख, तो 10 लाख पे 10% लगाओ, कितना होता है, 1 लाख, तो 50,000 बना हुआ है, तो और कितना बनाना पड़ेगा, और 50,000 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका मतलब डीआरआर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लो, बाद में याद रहेगा, 10 लाख का 10% होता है कतो 1 लाख, लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 50,000, तो अभी हमें कितना और बनाना पड़ेगा, 50,000, ठीक है, 50,000 डीआरआर हमें और रेडी करके लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद ए शेड्यूल बैंक, तो इन्होंने शेड्यूल बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जो डीआरआर का पैसा था उससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, कहाँ खरीदा, शेड्यूल बैंक में खरीदा, कहीं भी खरीदे उससे कोई लेना देना नहीं है, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था वो फ्री फ्रॉम चार्ज या लियन था, मतलब कोई मॉर्गेज नहीं था, कितने का, 1,50,000 एट इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम, रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,50,000 का था, जिसपे 4% इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, और कौन से डेट पे मिलता है, 31 दिसंबर। तो यहाँ पर लिखते हैं जो डीआरआई है वो है 1,50,000 का, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 4%, 4% पर एनम, ठीक है, और कब ये इंटरेस्ट रिसीव होता है, 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब जिस बैंक में इन्होंने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो बैंक वाला इन्हें 4% इंटरेस्ट देगा ईयरली, और वो डेट होता है इनका 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर, ठीक है, अब जब परचेस किया उसके हिसाब से ईयर का डेट आ जाएगा। अब बोल रहा है बैंक बैलेंस है इनके पास पहले से कितने का, 9 लाख, तो लिखो बैंक बैलेंस कितने का है, बैंक बैलेंस इस कंपनी के पास पहले से 9 लाख है अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बोला है, देखो द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अब ये तो था इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कंपनी को कब मिलता है, कंपनी जो डिवेंचर इशू की है उसके लिए तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कब देना पड़ता है, बोल रहे द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2001, मतलब यहां तक इंटरेस्ट पेड है, कुछ बाकी नहीं है, इंटरेस्ट का पूरा कैलकुलेशन क्लियर है, किस चीज का इंटरेस्ट, ये डिवेंचर का इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपनी यहां तक पे कर रखी है। ऑन Feb 28 2022 द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार, मतलब Feb 22 2022, मतलब फेब कब आएगा, ये कौन सा है, दिसंबर, दिसंबर के बाद ही तो फेब आएगा, 28 Feb,
और डेट देखो कौन सा दिया है, मतलब ईयर कौन सा दिया है, 22, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेट में कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड किया। बोल रहा है एट पार वैल्यू पे, देखो पार मतलब कितना पैसा मिला फिर, इन्वेस्टमेंट जितने का था उतना ही मिला, मतलब रियलाइज्ड कितने में हुआ, 1/5, ठीक है, रियलाइज्ड एट पार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड द डिवेंचर वेर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, और डिवेंचर होल्डर को हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया 101 करके। तो डिवेंचर रिडीम कैसे हुआ, हाँ प्रीमियम में 101 प्लस इंटरेस्ट के वैल्यू के साथ पे किया गया है, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि टुगेदर राइट अप कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बुक ट्रांजैक्शन, इग्नोर टैक्सेशन, टैक्स वैक्स नहीं दिखाना है, टैक्स रेट तो दिया भी नहीं है, हम लोग को लेजर बना के दिखाना है, ठीक है। अच्छा अब डिवेंचर का इंटरेस्ट कब कितने दिन का फिर ड्यू हुआ बोलो तो, अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे दिया जाता था, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी दिया जाता था, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ईयरली मान सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर था, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ एक्रू हुआ है, बोला ना एक्रूड इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो एक्रूड कितने दिन का हुआ, यहाँ से यहाँ कितना टाइम होता है, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये डिवेंचर इंटरेस्ट का एक्रूड टाइम पीरियड है, इस पे हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। अब वैसे देखो जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है, लेकिन हम एक बार जर्नल एंट्री बता देते हैं, हमें लेजर ही करने बोला है। सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरआर, जैसे डिवेंचर इशू करेंगे डीआरआर क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने देखा कि डीआरआर थोड़ा सा क्रिएटेड था, कुछ कम था, कितना कम बना था, 50,000, तो वो क्रिएट करेंगे। डीआरआर कहाँ से क्रिएट होता है, फ्री रिजर्व से। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है क्या फ्री रिजर्व है, नहीं है, तो तुम लोग पीएल या जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, तो हम पीएल का यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो पीएल या जनरल रिजर्व से हम लोग लिख सकते हैं, तो पीएल से लिखना है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट से निकालेंगे अमाउंट और ट्रांसफर कहाँ करेंगे, डीआरआर में, कितने का बनेगा, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, तो ये जर्नल एंट्री में और करके नहीं दिखा रहे, कितना बनेगा 50,000, ठीक है। नैरेशन नहीं लिख रहे, तुम लोग नैरेशन चाहो तो खुद लिख सकते हो, क्योंकि वैसे बोला नहीं हमें ये करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इन्वेस्ट डीआर फंड बना लिया, फंड को रखना नहीं है, फंड के पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो डीआरआई। अच्छा डीआरआई का भी तो देखो कंडीशन कि डीआरआई जितना बनना चाहिए था उतना हम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है, तो डीआरआई कितना बनना चाहिए चेक करो, जितना डिवेंचर हम लोग मैच्योर यानी जितना रिडीम करने वाले हैं उसका 15%, तो रिडीम कितना करने वाले हैं, पूरा ही, कुछ नहीं बोला है, तो 10 लाख, तो 10 लाख का 15% कितना होता है, 1,50,000 जो कि बना हुआ है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो सही है, उसे हमें कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री क्या हो जाएगा बोलो, हाँ तो अब इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी खरीदा हुआ है, अभी तो और खरीदना नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी परचेस्ड है, तो इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिलने से एंट्री क्या होगा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 4% करके मिलेगा। तो अभी हम लोग कितने दिन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग तो 31 दिसंबर से लेके 28 तक का करें, अगर इस डेट पे बेच देंगे तो जो शेड्यूल बैंक में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रखा था वो कितने दिन का इंटरेस्ट देंगे हम, 2 मंथ्स का ही देंगे। तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट करो, 1,50,000 इंटू 4 इंटू 2/12, 4 क्योंकि उसका रेट है, तो देखो कितना आता है, 4%, कत আসছে, 1,000, 1,000 होगा, क्योंकि 1,15,000 टू 4%, 60,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1,000 हो जाएगा, ठीक है। इतने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इस इंटरेस्ट के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, देखो मैंने लिखा था इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएल में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल, ये पीएल में चला जाएगा। कितना इंटरेस्ट मिला, 1,000, थर्ड एंट्री ये हो गया, ठीक है। अच्छा फोर्थ एंट्री क्या होगा, फोर्थ एंट्री होगा
देखो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक में क्या एंट्री किया, देख लिया कि डीआरआर कम था तो थोड़ा डीआरआर बना लिया, इन्वेस्टमेंट परचेस हुआ था, इंटरेस्ट रिसिप्ट कर लिया और जो है उसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया। ये सब 28 फेब को ही हो रहा है। और फोर्थ को हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ को हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको बेच देंगे इन्वेस्टमेंट को, तो कितना पैसा आएगा 1,50,000। तो क्या एंट्री होगा, रिडीम करना है तो बेचना पड़ेगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा डीआरआई, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो जैसे इन्वेस्टमेंट का एंट्री होता है, परचेज में इन्वेस्टमेंट टू बैंक और सेल में बैंक टू इन्वेस्टमेंट 1,50,000। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, अब हम लोग डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उससे ड्यू करते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट कितना एक्रू हुआ। तो कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट जो है लॉस होता है, मतलब एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, किसको देना है डिवेंचर होल्डर को, तो देखो कितना इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट डिवेंचर को कैसे मिलता है, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितना था 10 लाख, इंटरेस्ट कितना था 6% इंटू 2/12, तो 2/12 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट, तो डिवाइडेड बाई 100, 10 लाख बाई 100 कितना होगा 20, मतलब 10,000 होगा, 10,000। ठीक है, 10,000 आ जाएगा, 10,000 इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अच्छा, अब इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, तो पे कर दो, क्या लिखोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। हम लोगों ने इंटरेस्ट जो ड्यू किया था वो पे कर दिया, जो एक्रूड हुआ था 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस डिवेंचर के इंटरेस्ट के खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल में ट्रांसफर करो, क्या लिखोगे पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखो सेवेंथ नंबर में पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट कितना 10,000। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब डिवेंचर होल्डर को और क्या देना पड़ेगा, उनका जो प्रिंसिपल है वो, तो प्रिंसिपल पहले ड्यू करो, तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लोन को पहले हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना प्रीमियम में जाएगा, देखो 100 के डिवेंचर पे 101 रुपीज, मतलब एक एक डिवेंचर पे एक एक रुपए ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो डिवेंचर कितना था 10,000, तो 10,000 पे अगर 1 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 10,000। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर ड्यू कर रहे हैं ना, टू डिवेंचर होल्डर कितना पेमेंट करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को, फिर 10 लाख प्लस 10,000, मतलब 10 लाख 10,000 ये ड्यू हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट नाइन्थ नंबर में लिखो, नाइन्थ नंबर में हम लोग का हो जाएगा प्रीमियम को रिडीम करेंगे पीएल से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जैसे मैंने लिखवाया ना वैसी सीक्वेंस में कर दिया। ठीक है, अब ये लॉस राइट ऑफ कर दिया पीएल से, हो गया। फिर 10th नंबर में क्या करना पड़ेगा, अब 10th नंबर में हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना पे करना पड़ेगा 10 लाख 10,000 टू बैंक, 10 लाख 10,000। और लास्ट में क्या करना है, डीआरआर में जो भी बैलेंस है वो जीआर में ट्रांसफर होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डीआरआर में कितना था 1 लाख था, तो वो 1 लाख का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है जनरल रिजर्व में, ये रूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार एंट्री कर लिया ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि डीआरआर और डीआरआई का जो रूल्स है वो कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं, मतलब कुछ कम या ज्यादा इनसफिशिएंट है कि नहीं। जैसे कि इनसफिशिएंट डीआरआर था
तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डीआरआर बना लिया। उसके बाद क्या किया, इन्वेस्टमेंट क्योंकि पहले से खरीदा हुआ था तो फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, फिर उस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किया। फिर क्योंकि डिवेंचर रिडीम करना था, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ क्योंकि पर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट बिक गया। अब जो डिवेंचर है उस पे लास्ट इंटरेस्ट इस तारीख को ड्यू हुआ था, अब इतना इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, वो ड्यू किया, वो पे किया, फिर उस अमाउंट को पीएल में चार्ज कर दिया, ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने पीएल में चार्ज किया यहाँ। हाँ, उसको फिर हम लोगों ने पीएल में चार्ज कर दिया। उसके बाद क्या किया, डिवेंचर होल्डर को ड्यू किया, क्योंकि प्रीमियम था तो प्रीमियम को राइट ऑफ किया, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। उसके बाद डीआरआर को ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। अब हमें बोला था नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, हमें ये नहीं बोला है कि ये अकाउंट बनाओ, वो हमें बोला है कंसर्न लेजर बना के दिखाओ, ठीक है। तो चलो क्या क्या लेजर बनाएंगे, देखो एंट्री तो हो गया, तो एक तो लोन का अकाउंट का लेजर जरूर बनना चाहिए, यानी 6% मॉर्टगेज डिवेंचर, ये अकाउंट बनेगा, 6% मॉर्टगेज डिवेंचर, ये अकाउंट बनेगा। जब भी हमें नेसेसरी अकाउंट बनाने बोलेगा ना तो ये अकाउंट हमें बनाना चाहिए, छोटा सा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये बनेगा अगर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, ये भी एक ही लाइन का बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। उसके बाद डी आर आर आई और डी आर आर, जब कुछ नहीं बोलता है तो चार अकाउंट मेन होता है, ठीक है। चलो एक डिवेंचर इंटरेस्ट भी बना के दिखा देते, डिवेंचर इंटरेस्ट और डीआरआर और बैंक, डीआरआर और बैंक, एक बैंक अकाउंट बना लो, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए, डिवेंचर का देखो डीआरआर डीआरआर आई ये तो बनेगा ही बनेगा, डिवेंचर इंटरेस्ट बैंक प्रीमियम और ये 6% मॉर्टगेज। तो देखो हम लोगों को तो बोला नहीं था एंट्री बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने बनाया, तो बिना एंट्री के भी हम लोग जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इनका डिवेंचर 31 दिसंबर को 10 लाख का दिख रहा है, डिवेंचर लोन होता है, लोन किधर दिखता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करो, कितना ब्रॉट डाउन करोगे, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2022 बाई बैलेंस बीडी बोल के हम लोग लोन दिखाएंगे कितने का, 10 लाख का, कैसे, 10,000 इंटू 100, ठीक है। अब हम बिना जर्नल देखे बना रहे हैं क्योंकि हमें जैसा बोला था क्वेश्चन, एक बार जर्नल तो देख लिया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन था, उसके बाद बोला था कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो तो रिजर्व है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि कितना बैलेंस था रिजर्व में, बैलेंस था 50,000, ठीक है। तो वो कौन से डेट पे था, 31 दिसंबर 2022, लिखो बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 50,000, लेकिन ये इनसफिशियंट था तो हमें प्रिपेयर करना पड़ा कितना, 50,000 का। तो प्रिपेयर करने से कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, फ्री रिजर्व से, जिसमें कुछ नहीं बोला हुआ था तो हम लोगों ने पीएल माना था। एंट्री क्या होता है, पीएल टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई पीएल, कितना क्रिएट होगा 50,000, ठीक है। उसका वर्किंग नोट बना सकते हो तुम लोग, तो बना लो, ठीक है, वहां लिखा हुआ है ना, तो वहां, और हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ मैंने लिख के दिखाया था, जो ड्रॉ किया था तो वैसे ही करना है, वर्किंग नोट बना के, ये बन गया। अच्छा, अब फिर देखो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का है जो कि सही बना हुआ है, उसमें क्रिएट और कुछ नहीं करना है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस बीडी बोल के, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करो, कितना लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,50,000, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट इतना मिलेगा बोल रहा है 31 दिसंबर एवरी ईयर। अच्छा, बैंक बैलेंस है 9 लाख, तो बैंक अकाउंट में लिखो टू बैलेंस बीडी, बैंक बैलेंस है 9 लाख, बैंक अकाउंट कहाँ चला गया, मैंने नहीं बनाया, अच्छा इधर चला गया,
आगे के पेज में चला है, ठीक है। चलो बैंक अकाउंट लिखो तुम लोग, 9 लाख। डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस BD 9 लाख। 31 दिसंबर 2022। 21 था क्या? अच्छा मैंने सभी 22 लिख दिया। 31 दिसंबर 2021 का। अच्छा मैंने ना सब जगह पे शायद 22 लिख दिया है, तो तुम लोग इसे 1 कर लो, 1। ठीक है। अच्छा इतना तक रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है? अब बोला था कि डिवेंचर इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2021 तक पेड है। इसके बाद इन्होंने अपना डिवेंचर इन्वेस्टमेंट बेच दिया, क्योंकि इन्हें डिवेंचर को पे ऑफ करना था। ठीक है। तो अब सबसे पहले इनको करना क्या है? सबसे पहले ये अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने से एंट्री क्या होगा बोलो? बाई बैंक इधर आ जाएगा। ठीक है। तो 28 फेब को ये पूरा काम हो रहा है। ठीक है। हम लोगों ने डेट लिखा था ना, तो यहाँ पर बाई बैंक बेच के कितना मिल गया? 1,50,000। अब यहाँ इसे क्लोज कर सकते हो, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है। बेच दिया, तो अब बेचने के बाद क्या हो जाएगा? बेचने के बाद हम लोग जो है इंटरेस्ट भी पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को, जो उनका ड्यू हुआ है उनका प्रीमियम का लॉस भी PL से राइट ऑफ करेंगे, और उनको पूरा जो पेमेंट है वो भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो रहा है? 6% मॉर्टगेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? टू डिवेंचर होल्डर। टू डिवेंचर होल्डर जर्नल लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। टू डिवेंचर होल्डर कितना ड्यू होगा बोलो तो? पूरा यहाँ पर 10 लाख, कि हमें डिवेंचर होल्डर को 10 लाख देना है। और साथ ही साथ प्रीमियम का भी ड्यू होगा। प्रीमियम का एंट्री क्या बन रहा है? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम का कितना ड्यू होगा? टू, वहां देखो लिखा है ना अभी हम लोगों ने, कितना आया था? 1 रुपए करके 10,000 पे 10,000। ठीक है। ये कैसे आया था? 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर पे 1 रुपीज करके डिवेंचर होल्डर। ठीक है। डिवेंचर होल्डर का लॉस कहां से राइट ऑफ करेंगे? PL। ठीक है। तो बाई PL बोल के ये लॉस हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। 10,000, इसको भी क्लोज कर दो। 10,000, 10,000। ठीक है। अच्छा अब डिवेंचर इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ था? तो पहले ड्यू एंट्री करेंगे। 28 फेब 2022 ड्यू इधर पोस्ट होगा कि ड्यू इधर पोस्ट होगा? अच्छा ड्यू नहीं, ड्यू का एंट्री दिखाने के लिए हमें तो क्या अकाउंट चाहिए? डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। बट डिवेंचर होल्डर तुम लोगों ने बनाया नहीं है, तो डायरेक्ट पे वाला दिखा देते, क्योंकि एंट्री क्या था? डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिवेंचर होल्डर होल्डर कैंसिल कर दो, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक कर दो डायरेक्टली, क्योंकि लेजर बोला है ना हम लोग को। जब जर्नल बोलेगा तो पूरा डिटेल्स में करना पड़े। टू बैंक कितना ड्यू हुआ था देखो? 10 लाख डिवेंचर था, और इंटरेस्ट था 6% इंटू 2/12। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, तो आया था 10,000। ठीक है। अब इसे ट्रांसफर किधर करना पड़ेगा? PL में। एक्सपेंस है ना, बाई PL कितना? 10,000। ठीक है। अच्छा और ये वाला कहाँ से जाएगा? ये जो 1 लाख आया था, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व 1 लाख, ये क्लोज हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट बाकी रह गया, उसको करना पड़ेगा। ये जनरल रिजर्व में चला गया। ठीक है। बैंक में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा याद करो। सबसे पहले तो बैंक में हम लोग लिखेंगे कि डिवेंचर होल्डर को जो पे कर रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा? अच्छा बैंक में एक तो हम लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट बेचा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो लिखो 28 फेब 2022। इसके पहले एक और एंट्री होगा। हम लोगों को पहले डिवेंचर का सॉरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव होगा, फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव जो हुआ उसका एंट्री करो। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो कितना आया था देखो? 1,50,000 का था, 4% करके था, 2 मंथ्स का एक्रू हुआ था, तो कितना?
1000, ठीक है। और जब बेच दिया उसी डेट पे बेच भी दिया, मतलब उस दिन इंटरेस्ट लेके बेच भी दिया, तो DRI चला जाएगा हम लोग के पास से 1,50,000 पार वैल्यू पे बेचा था। और बैंक ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया था हम लोगों ने, डिवेंचर होल्डर को पे किया था, ठीक है। तो 28 Feb 2022, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट जब पे किया तब एंट्री क्या होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई क्या हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,000। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद क्या पे किया, पूरा पूरा डिवेंचर होल्डर को जो पे करना था, तो उसका एंट्री हुआ था डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो डिवेंचर होल्डर कितना पे किया, देखो पर वैल्यू था 10 लाख प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा 10 लाख 10,000। और बाकी अगर कुछ बच गया तो बाई बैलेंस CD बोल के आ जाएगा, तो वो चेक करना पड़ेगा कितना बच रहा है, अगर बच रहा है तो इधर हो गया 9 लाख प्लस 1 लाख, 10,51,000, ठीक है। 10,51,000 और माइनस हो जाएगा इधर से 10,10,000, मतलब 41,000 बच रहा है। 41,000 से 10,000 चला गया, मतलब कितना बचेगा 31,000, ठीक है। ये बच गया, ये अमाउंट हम लोग का बच जाएगा बैंक में, ठीक है। तो क्योंकि जर्नल नहीं बोला था, लेजर बोला था, तो इसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर हमें बता दिया है क्या क्या अकाउंट ओपन करना है, तो हम लोग उसी हिसाब से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRRI, ये सब अकाउंट, तो अकाउंट लिखो, हम लोग फिर उस पर कैलकुलेशन करते हैं। इलास्ट्रेशन 2, सबसे पहले बोला है डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर कितना है 12%, तो यहाँ पर लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट, ये छोटा सा ही होता है, ठीक है। और क्या प्रिपेयर करने बोला है, देखो और बोला है DRR अकाउंट बनाओ, DRR अकाउंट। इसके बाद DRRI, एग्जाम में जब तुम लोग लिखोगे तो DRR इन्वेस्टमेंट लिख देना, ठीक है। DRRI छोटा सा ही बनेगा। उसके बाद था शायद बैंक और डिवेंचर होल्डर, तो जो बोला है वही बनाएंगे। बैंक अकाउंट थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसमें काफी सारा ट्रांजैक्शन होता है, बाकी अकाउंट छोटा छोटा होता है। बैंक अकाउंट और एक हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो हमें किस तरीके से लेजर को फिलअप करना पड़ेगा, पहले तो जो भी डेटा मिलेगा उसे पुट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास है कम या ज्यादा, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो पढ़ते हैं, देखो अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग से यहाँ से बोल रहा है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द पैराडाइज लिमिटेड। अब कैसा कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग, NBFC एंड HFC, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, DRR बनेगा, ठीक है। एज ऑन 1/4/2021, अब 1/4/2021 का इनके पास डिवेंचर है 7.5 लाख का, तो डिवेंचर अकाउंट में लिखो, कितना लिखोगे, बाई बैलेंस BD 7,50,000, डेट है 1/4/2021, ठीक है। तो 1/4/2021 को हम लोग लोन को ब्रॉट डाउन कर रहे हैं कि इतना लोन है 7,50,000, ये हो गया डिवेंचर का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं क्या बोला है फिर। बैलेंस ऑफ DRR में 25,000, एक बार लिख लेते हैं, सेम डेट पे है, अब कम ज्यादा है चेक करेंगे। DRR यानी कि क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, तो DRR का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखो सेम डेट के साथ 1/4/21, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस BD 25,000, ठीक है। अच्छा, और क्या है, बोल रहा है DRR इन्वेस्टमेंट है 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाई 10%, मतलब इस इन्वेस्टमेंट में 10% इंटरेस्ट मिलता है। ₹1125 सिक्योर्ड बॉन्ड, एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला यहाँ पर रुपीज नहीं होगा, यहाँ रुपीज होगा। इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कितने सारे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ बॉन्ड है 1,125 और एक एक ₹100 करके, तो 112500, ठीक है। तो 1,25,000 नहीं, कितना आ रहा है 25,
1,12,500 ये वाला, ठीक है, वही आना चाहिए। तो अब ये इन्वेस्टमेंट खरीदा हुआ है तो इसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी बोल के DRRI में, ठीक है। तो DRRI, डेट वही है 14/21, अच्छा 14/21, इसमें लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,12,500, जो हम लोग कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं या फिर गिवन है वहां से देख के भी लिख सकते हैं, बस वहां पर रुपीस गलत जगह पे दिया हुआ है। ये सब हमारे पास जो भी डेटा था हम लोगों ने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब बोल रहे हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन टू DRR, तो रिजर्व जो बनेगा वो तो प्रॉफिट से बनेगा, तो हर साल DRR में जो पैसा डाला जाता है वो कब डाला जाता है, 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक पर 7,50,000। तो ये लिखो बैंक का बैलेंस 7,50,000, टू बैलेंस बीडी बोल के ये 31 मार्च को बताया, ठीक है, 31 मार्च 2022 का बताया है। देख लेते हैं एक बार। हाँ, टू बैलेंस बीडी 7,50,000, इतना बैंक बैलेंस है। अच्छा, फिर बोल रहा है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं। इंटरेस्ट किस चीज का जुड़ेगा, DRRI का, ठीक है। अब इसका मतलब इंटरेस्ट हमें रिसीव करना पड़ेगा, रिसिप्ट नहीं हुआ है, इस लाइन से ये पता चलता है। द इन्वेस्टमेंट वेर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट पार पे रिलीज हुआ है डिवेंचर रिडीम करने के लिए, और डिवेंचर कैसे रिडीम होगा, 10% ऑन प्रीमियम पे, ये बोला है। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का DRR सही बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो DRR सही बना हुआ है कि नहीं, बोलो DRR कितना बनना चाहिए, 10% ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखेगा, डिवेंचर अकाउंट में दिखेगा। देखो डिवेंचर अकाउंट में कितना है, इसका 10% कितना होता है, क्या 75,000 DRR बना हुआ है, नहीं। तो फिर सबसे पहले क्या बनाना है, DRR कितना बनाना पड़ेगा, क्या पूरा 75,000, नहीं, हाँ जितना होगा उतना। तो लिखो कहाँ से बनाएंगे, 50,000, हाँ कितने से बनाएंगे, 50,000 से। कब बनाएंगे, 31 मार्च 2022 को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, रिडम्पशन से पहले कभी भी बना सकते हैं, रिडम्पशन इस डेट पे हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई PL, लिख दो कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। क्यों 50,000 बना रहे हैं, अगर भूल जाओगे ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर लिख लो DRR वर्किंग नोट। DRR हमें चाहिए 10% ऑफ 7,50,000, ठीक है, ये वर्किंग नोट बना दे रहे, 7,50,000 आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का रूल्स तो याद रखना पड़ेगा, 75,000। तो ऑलरेडी अवेलेबल 25, देन 50,000 रिक्वायर्ड, ठीक है, 50,000 बना लिया, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब देख लो कि DRRI सही बना हुआ है कि नहीं, वो कितना बनना चाहिए, 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, तो 7,50,000 का 15% चेक करो, वर्किंग नोट 2। इसका 15%, 1,12,000 उतना ही बना हुआ है, तो DRI और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सही सही बना हुआ है, ठीक है, सही बना हुआ है। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बीच में यहाँ क्या, उसके बाद एक अकाउंट था इस वजह से, ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग अगर हमें डिवेंचर को पे करना है, डिवेंचर होल्डर को, तो पहले हम लोग ड्यू एंट्री करेंगे, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, जो भी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो इन्वेस्टमेंट सेल से ही स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, कैसे सेल होगा, क्वेश्चन बोला था पार वैल्यू पे, ठीक है। तो बेचो, बेचने से क्या एंट्री करोगे, हाँ बाय बाय, कितना मिलेगा, उतना ही जितना है, क्योंकि पार वैल्यू पे हो रहा है ना। अब बैंक में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो, बैंक में इसका क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, टू DRRI, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,12,500। लेकिन इसका इसके पहले एक एंट्री होना चाहिए था, कौन सा बोलो तो,
इंटरेस्ट का। जो इन्वेस्टमेंट है उससे इंटरेस्ट रिसीव होगा ना, बोला था ना कि इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था, तो बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना रेट का था, रेट कितना था? देखते हैं ऊपर था 10%, 1,12,500 पे 10%। ये कब का है? 1/4/2021, ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर हम लोग रिडीम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2022, मतलब पूरे 1 ईयर का जो है इन्वेस्टमेंट रहा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1,12,500 पे 10% मिलेगा, तो बोलो कितना होता है? 11,250, ठीक है, तो उतना लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, ठीक है। अब देखो इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फेस वैल्यू पे मिलता है 1,12,500 इंटू 10%, और पूरा 12/12 क्यों होगा? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हमें दिख रहा था 30, ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस जो है वो 1/4/2021 को दिख रहा था, 31 मार्च 2022 को ये रिडीम मतलब बेचा गया, तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट उस पर ड्यू हुआ, तो फिर बैंक वाला भी उतना ही इंटरेस्ट दे देगा, 11,250, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इंटरेस्ट भी रिसीव हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, ठीक है, ड्यू करो डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होता है? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, लिखो 31 मार्च 2022, लिखो टू डिवेंचर होल्डर, कितने से ड्यू होगा? टू डिवेंचर होल्डर, ये अगर इंडिविजुअली करते हैं तो पहले तो 7,50,000 से ही होगा, उसके बाद प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो प्रीमियम का कैसे कैलकुलेशन होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अगर प्रीमियम अकाउंट बनाने बोला था तो, नहीं बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। अच्छा, DRR का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? GR में। तो क्या हो जाएगा? टू जनरल रिजर्व, कितना? 75,000। अच्छा, एक अकाउंट बोला था शायद, मेरा इधर आ गया ना वो अकाउंट, डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बनाओ पहला, 31 मार्च 2022, उसमें क्या लिखेंगे? बाई 12% डिवेंचर, ये हो जाएगा 7,50,000। और प्रीमियम वाला एंट्री क्या होगा? देखो ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो बाई क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम में था ना ये रिडेम्पशन, ठीक है। कितना प्रीमियम में था बताया था क्वेश्चन? 10%, तो 7,50,000 तो जो है फेस वैल्यू है, इस पे 10% एक्स्ट्रा देना है, तो कितना हो जाएगा? 75,000। तो टोटल ड्यू अमाउंट कितना हुआ? 7,50,000 प्लस 75,000, 8,25,000। अब ये जब हम लोग पे करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं? ये तो हो गया ड्यू एंट्री, जब पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो 31 मार्च 2022 को टू बैंक बोल के लिख के इसको क्लोज कर देते हैं। टू बैंक बोल के हो जाएगा 8,25,000। अब बैंक में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, ये कंप्लीट हुआ, बैंक में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बाई डिवेंचर होल्डर बोल के 8,25,000, यहाँ पर 31 मार्च 2022 बाई बैंक बोल के 8,25,000। अब टोटल करो, यहाँ पर देखते कितना बैलेंस बचेगा। 8,73,750, 8,73,750, और ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 750 तो आ ही रहा है, 30, 48,750, ये बैंक अकाउंट हम लोग का बन गया, ठीक है। DRRI भी कंप्लीट है, DRR भी बन चुका है, और ये भी बन चुका है, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। यही इलास्ट्रेशन 3 छोटा सा है, कन्वर्जन वाला इलास्ट्रेशन, बस यही लास्ट करेंगे। देखो इसमें बोला है
XYZ Limited issued 1000 12% convertible debenture 100 each redeemable after a period of 5 years. तो इन्होंने क्या किया है, 10,000 डिवेंचर इशू किया था जो 12% इंटरेस्ट वाला था, कन्वर्टेबल था, 100 ईच करके था, रिडीमेबल कब होगा, 5 इयर्स बाद. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू दिस डिवेंचर वेर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. डिवेंचर रिडीम कैसे होगा, प्रीमियम ऑफ 5% पे. The debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity share. तो कोई कंपल्सन नहीं है, सबको अपने होल्डिंग का 20% कन्वर्ट करवा सकता है इक्विटी शेयर पे, जो कि एक एक शेयर 10 रुपीज करके है एट ए प्राइस ऑफ 20 पर शेयर, लेकिन मार्केट वैल्यू चल रहा है 20 एंड द बैलेंस इन कैश. तो देखो अगर किसी के पास 100 नंबर ऑफ डिवेंचर है तो वो 20 कन्वर्ट करवा सकेगा, बाकी 80 का उसे पेमेंट लेना पड़ेगा. डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग 20,000 had opted to get their debenture converted into equity share as per terms of the issue. You are required to calculate the number of shares. सिर्फ हमें number of shares calculate करना है issued and cash paid for redemption of 20,000 debenture holder. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 20,000 डिवेंचर होल्डर का कैलकुलेशन करने बोला है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड कैश पेड फॉर रिडेम्पशन. अगर हम लोग ये इतने सारे डिवेंचर होल्डर को रिडीम करना चाहते हैं, 20,000 रुपीज का लोन रिडीम करना चाहते हैं, और तब हमें कितना पैसे का जरूरत है, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, सिर्फ इतने के ऊपर निकालने बोला है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखो अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीम कितना है, ₹20,000. ठीक है, अच्छा इसका मतलब इसका रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा, पहले रिडेम्पशन वैल्यू निकालो कि अगर मुझे इतना लोन रीपे करना है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा. तो रिडेम्पशन वैल्यू कैसे निकलेगा, रिडेम्पशन कैसे होगा बोला है 5% प्रीमियम में, तो कितना हो जाएगा, 20,000 तो देना ही है, प्लस 20,000 पे और कितना देना है, 5%, तो कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 20,000 पे 5% कितना होता है, 1,000. तो फिर कितना हो जाएगा, 21,000. ठीक है, अब ये 21,000 कंपनी को इतना रिडम्पशन के लिए जो है पैसे का जरूरत है, लेकिन कंपनी पूरा पैसा नहीं रखेगी तब भी होगा. क्यों, क्योंकि इसमें से कंपनी कितना परसेंट कन्वर्जन कर देगी, 20% जो इनका प्रोविजन है. ठीक है, और 80% का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट. ठीक है, और इतने का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा. कन्वर्जन किस में होगा, क्वेश्चन बता दिया है, इक्विटी शेयर. ठीक है, कन्वर्जन इक्विटी शेयर में हो जाएगा. अच्छा, अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि 20% मतलब कितना होता है और 80% मतलब कितना होगा. तो 21,000 का 20% देखो कितना होगा, यहाँ पर 21,000, इसका 20% कितना होगा जो कि कन्वर्ट होगा, 4200, और 80% बाकी माइनस करने से भी हो जाएगा. माइनस इक्वल टू करो, कैलकुलेटर पे दिखेगा 800. ठीक है, ये कैश फ्री होगा. हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, कंपनी को कितना पैसा रखना पड़ेगा, तो पैसा तो निकल गया, कितना पैसा चाहिए, 16,800. अब इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसके बदले शेयर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड ये कितना होगा. अच्छा, अगर मुझे किसी को 4,200 रुपीज देना था, लेकिन हम उसके बदले उसको शेयर दे देंगे, ये पैसा देने के बदले शेयर दे देंगे, तो ये बिल्कुल वही कंपनी अकाउंट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, वही वाला है. तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, इशू प्राइस. ठीक है, तो देखो मार्केट में जो वैल्यू, तो अब ये तो पर वैल्यू है, मार्केट में कितने रुपए का चल रहा है 20, तो डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 20. तो देखो कितना सारा शेयर्स आएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 2 और 1 0, 210. ठीक है, तो 200 नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी को इशू करना पड़ेगा, यही पूछा था. तो ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड हो जाएगा अमाउंट टू बी पेड, ये याद रखने के लिए. ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू, ये हो जाए. ठीक है, तो इतना सारा शेयर्स जो है हमें इशू करना पड़ेगा
यही पूछा था क्वेश्चन में, मेनली यही पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आ जाता है 4-5 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इलास्ट्रेशन 4 है जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करने बोला है, और देख लेते हैं 4। और ये कुछ एमसीक्यू, और यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है, ये यहाँ तक ही हम लोग करेंगे, और 3 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतनी। बाय मैम। बाय। बाय। बाय।